गुड इवनिंग गाइस। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम भारत बाटला और हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे टीजीटी या पीजीटी कॉमर्स में आने वाले। गारंटीड अगर आप सारी वीडियोस देखते हो तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट सेम के सेम मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन अ पार्टनरशिप फर्म द स्कोप ऑफ ऑडिट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर आर डिटरमाइंड बाय। देखो यार, ऑडिटिंग में से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और ढंग से करके जाना है। ऑडिटिंग की क्लासेस के लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा और आप चाहें तो मेरे से व्हाट्सअप नंबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इस पर नोट्स ले सकते हैं। और साथ साथ मैं यूट्यूब की भी क्लासेस ऑडिटिंग की इंपॉर्टेंट सिर्फ टीजीटी के पॉइंट से डालूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें ऑडिटर और उसकी ड्यूटीज़ जो डिसाइड की जाती हैं वो किसके एक तरह से बोल सकते हैं हिंदी में अंतर्गत की जाती हैं, या क्या चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं उसके लिए। तो देखो, ऑडिटिंग का जो प्रोसेस होता है वो पार्टनरशिप फर्म और सोल प्रोप्राइटर के केस में कंपलसरी नहीं है। ना तो सोल प्रोप्राइटर को ना ही पार्टनरशिप फर्म को कभी ऑडिटिंग कराने की जरूरत पड़ती है, या कंपलसरी नहीं है उनके लिए कि आप ऑडिटिंग कराओ ही कराओ, ऑडिट कराओ ही कराओ। लेकिन जो कंपनी होती है उसके लिए कंपलसरी होता है कि आपको ऑडिट कराना ही पड़ेगा ऑडिटर के थ्रू। तो यहां पर जब सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के लिए ऑडिटिंग कंपलसरी ही नहीं है तो इनके लिए कोई लॉ भी नहीं बनाया गया। लेकिन कंपनी के ऊपर कंपनी एक्ट के थ्रू जो ड्यूटी ऑडिटर्स की होती हैं वो एप्लीकेबल होती हैं। पर सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के केस में ऑडिटर और पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटर के बीच में जो बातें डिसाइड होंगी उसी के बेस पे ऑडिटर की ड्यूटी भी डिसाइड होगी। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो सी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि सी ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है बेसिकली हमें कि भैया जो एग्रीमेंट होता है वो किसके बीच का एक तरह से रिलेशन होगा, पार्टनरशिप फर्म और ऑडिटर के बीच में। ना तो पार्टनरशिप एक्ट और ना ही कोई पार्टनरशिप डीड ये बताती है कि उन दोनों में ड्यूटीज़ क्या होगी ऑडिटर की पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो ये कौन बताता है? पार्टनरशिप फर्म और ऑडिटर के बीच का रिलेशन बताता है। अब इससे अगला क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, लाइबिलिटी ऑफ अ सोल प्रोपराइटर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ। देखो, अब थोड़ा सा आपको ना इसके लिए कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा बीएसटी का? फॉर्म्स ऑफ मार्केट, सॉरी मैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट कह रहा हूँ, हमें पढ़ना पड़ेगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। तो हमारे पास जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होता है वो सबसे पहला ही क्या होता है? सबसे पहला फॉर्म्स ऑफ बिजनेस बेसिकली हमारे पास होता है कौन सा? सोल प्रोप्राइटर, यानी एक अकेला पर्सन बिजनेस कर रहा है। तो अगर मैं भी एक शॉप खोल के बैठ जाता हूँ और अकेला पर्सन होता हूँ, तो मैंने बिजनेस में 10 लाख इन्वेस्ट करे, पता लगा बिजनेस लॉस में चला गया। अब जो मेरे से पैसे मांगने वाले हैं बेसिकली, जो मेरे बिजनेस के ऊपर लोन होगा, मेरी दुकान के ऊपर कर्जा हो रखा होगा क्योंकि मैंने उसके अंदर इतना सारा गुड्स भरा है, इतना सारा माल भरा है। तो जो मेरे ऊपर कर्जा होगा, मैं ये नहीं कह सकता कि यार मेरी दुकान लॉस में चली गई, मैं वो कर्जा नहीं दे सकता। वो मेरी बाइक तक बेच देंगे, वो मेरी कार तक बेच देंगे, मेरे घर पे आके मुझे पीटेंगे, ला भाई पैसे दे लोन के। तो यहाँ पे बेसिकली उसकी लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है, उसकी प्राइवेट एसेट तक। इसी तरह से सेम पार्टनरशिप में भी होता है, पार्टनर्स की पर्सनल एसेट भी बेची जा सकती हैं अगर उसने डेट पे नहीं किया। पर कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता। कंपनी में आपने जितना शेयर में इन्वेस्ट किया है आपका वो पैसा डूब जाएगा, वो पैसा खत्म। लेकिन उसके अलावा आपसे घर आके पैसा कभी नहीं मांगा जाएगा। लेकिन सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के केस में आपके घर से पैसा ले लिया जाएगा। तो उसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा हमारा? सी, द वैल्यू ऑफ हिज बिजनेस एसेट प्लस हिज ऑल प्राइवेट एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स का है तो ये हटकर है। लिखा हुआ है, द फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज सैंक्शनड बाय। पहले तो आपको ये समझना होगा कि इंपोर्ट क्या होता है। देखो, अगर हम अपने ही देश में कुछ खरीदते हैं तो उसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? परचेज। लेकिन जब हम दूसरे देश से कुछ खरीद रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। अब सपोज हम अमेरिका से कुछ खरीद रहे हैं तो अमेरिका कहता है भैया मैं रुपये का क्या करूंगा, मुझे तो आप क्या दो? डॉलर दो। तो हमें डॉलर की जरूरत एक तरह से अराइज हो गई, यानी हम लोग डिमांड करेंगे किसकी? अब डॉलर की। और ऐसा होता भी है, हम लोग जब भी इंपोर्ट करते हैं तो दुनिया भर के देश किस पे विश्वास करते हैं? डॉलर करेंसी पे। तो इस पे भी एक सेपरेट लेक्चर में बना दूंगा फॉरेन एक्सचेंज पे, हालांकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आते, तो देखते हैं। तो जब भी हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? डॉलर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे लिखा है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज यानी कि अब आप रुपी दोगे और एक्सचेंज कर लोगे डॉलर। तो ये कौन सैंक्शन करेगा इंडिया के अंदर?
तो इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड रूल कौन निकालता है भैया? सिर्फ आरबीआई। आरबीआई फादर ऑफ ऑल बैंक है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा बात बता देता हूँ, आरबीआई कब बना था? तो आरबीआई बना था 1935 में। आरबीआई बैंकों का बैंक है जिसको लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट भी बोलते हैं। तो ये जो फादर है सब बैंकों का, बेसिकली इसी के पास ये राइट है कि ये फॉरेन एक्सचेंज की आपको सैंक्शन देगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड। अब बेसिकली होता क्या है, ये जो सोल प्रोप्राइटर है और ये जो पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप, इनके काफी सारे फीचर्स ना आपस में मिलते जुलते से हैं। जैसे अभी हमने अब डेट वाला पॉइंट पढ़ा था, तो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लॉ की नजर में यानी कानून की नजर में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। कर्जा ना देने की स्थिति में सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के घर से पकड़ के उनसे पैसा खींचा जा सकता है। यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, यानी कि बिजनेस और मालिक दोनों एक ही माने जाएंगे जब कर्जा देने की बारी आएगी। अकाउंट्स की नजर में दोनों अलग अलग होते हैं जब हम अकाउंटिंग करते हैं, लेकिन लॉ की नजर में दोनों अलग नहीं है। लेकिन कंपनी इनसे बहुत डिफरेंट है। कंपनी बिल्कुल अलग है देखा जाए तो, क्योंकि कंपनी में देखो हुआ क्या, सपोज मैं हेलीकॉप्टर में घूम रहा था। हेलीकॉप्टर में किसके साथ घूम रहा था? अरे यही अपने अंबानी जी के साथ। तो घूमते घूमते अंबानी जी ने कहा यार 20,000 करोड़ की जरूरत है। मैंने कहा हाँ, आपको 20,000 करोड़ की जरूरत है तो बिल्कुल दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है। तो उन्होंने कहा अब ठीक है भाई, 20,000 करोड़ मैंने उन्हें दे दिए और मैंने उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो मैंने वहाँ पे शेयर खरीदे और मैं वहाँ का ओनर बन गया, यानी मेरे पास क्या आ गई? ओनरशिप। अब मैं कुछ दिनों के लिए फॉरेन गया हुआ था, वहाँ से वापस आया तो मैं अपनी कंपनी में गया जहाँ मैंने 20,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो मैंने कहा यार यहाँ पे तो सोफा बहुत अच्छा लग रहा है, चलो इसे उठवा के मेरे घर रखवाओ, मैं तो कंपनी का ओनर ही हूँ। अच्छा ये झूमर बड़ा अच्छा लग रहा है यार, इसे उतरवा के घर लगवाओ, मैं तो कंपनी का ओनर ही हूँ। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया और कंपनी एक्ट के तहत, किसके तहत? कंपनी एक्ट के तहत मुझे ये बोला गया कि भैया ओनर अलग है और मैनेजमेंट अलग है, यानी कि आप कंपनी की प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकते। जबकि सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। सोल प्रोप्राइटर में सारी एसेट मालिक की है, वो जैसे मर्जी यूज करे। पार्टनरशिप फर्म में सारी एसेट्स पार्टनर्स के जैसे मर्जी यूज करें, लेकिन कंपनी अलग है और मालिक अलग है। तो कंपनी के केस में दिक्कत क्या होती है? कंपनी के केस में कंपनी एक्ट कहता है ओनर अलग है और मैनेजमेंट अलग है। होप आपको ये समझ आया होगा। आगे चलते हैं। आगे दे रखा था नंबर ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट आर लेट डाउन बाय हेनरी फ्यूल। अब देखो 2 पर्सन ऐसे हैं भैया जिनका नाम गूंजता है बीएसटी के अंदर। एक तो हेनरी फ्यूल भाई साहब और दूसरे हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर जो थे उन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए थे और इन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए थे, जबकि हेनरी फ्यूल भाई साहब ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। और ये बेसिकली टॉप मैनेजमेंट क्या करेगा उससे रिलेटेड थे, कुछ सजेशंस थे इनकी तरफ से। तो इन्होंने अपनी कंपनीज को कामयाब किया था और ये हमारे लिए बुक्स लिख करके गए हैं बिजनेस से रिलेटेड। तो पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है टीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेनरी फ्यूल ने कितने प्रिंसिपल दिए थे यहाँ पे? 14 प्रिंसिपल। तो आप लोग कमेंट में एक बार बता भी सकते हैं वो 14 प्रिंसिपल कौन कौन से थे। यहाँ पे अगर मैं रिपीट करूंगा तो थोड़ा सा वीडियो लंबा चला जाएगा, तो आप 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल के जरूर पढ़ लेना, इसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है। आगे की तरफ चलते हैं। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीजीटी में तो लाइन लगी पड़ी है इस क्वेश्चन की कि हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट किसने किया था? तो नाम याद रखना है, सारे सेम से लगते हैं। जॉर्ज एल्टन मायो ने। किसने किया था ये? जॉर्ज एल्टन मायो ने। अगर आप इसकी डिटेल नहीं भी पढ़ोगे तो आपका नाम से काम चल जाएगा। चाहो तो एक बार इस एक्सपेरिमेंट को आप पढ़ भी सकते हो। नेक्स्ट दे रखा है ग्रेगर हैज प्रपाउंडेड, यानी जो मैक ग्रेगर थे उन्होंने हमें कौन सी थ्योरी दी? तो मैक ग्रेगर ने जो हमें थ्योरी दी है, कौन सी दी है? एक्स एंड वाई थ्योरी दी है। मोटिवेशन से रिलेटेड थ्योरी, आप इसको पढ़ भी सकते हो, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन द वोटिंग राइट ऑफ मेंबर। भैया देखो बहुत क्वेश्चन आते हैं यार, ये जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस में से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो कोऑपरेटिव्स बेसिकली क्यों बनते हैं? कोऑपरेटिव्स बनते हैं विशेष ऑब्जेक्टिव के लिए कि हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए आगे आ रहे हैं। अब कोऑपरेटिव्स बन सकते हैं बिजनेसमैन के लिए, कोऑपरेटिव बन सकते हैं फार्मर्स के लिए। लेकिन होता क्या है कोऑपरेटिव के अंदर, किसी के पास कितनी भी कैपिटल है, लेकिन हर पर्सन को कोऑपरेटिव के अंदर एक वोट डालने का अधिकार होता है।
कंपनी में अलग होता है, कंपनी में अगर आपके पास ज़्यादा शेयर कैपिटल है तो आपके पास ज़्यादा वोटिंग राइट है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इक्वल राइट्स होते हैं, याद रखना ही आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ कंपनी हैज स्पेंट 20,000 ऑन पेंटिंग ऑफ इट्स बिल्डिंग। तो बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब पुरानी बिल्डिंग है। तो पुरानी बिल्डिंग के ऊपर पेंट हुआ, तो पेंट हुआ तो वो कैसा खर्चा हो गया हमारा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नई बिल्डिंग के ऊपर पेंट होता तो नई बिल्डिंग के तैयार होने तक का सारा खर्चा कैसा कहलाता, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हमें पता है ना। एसेट के यूज होने तक से पहले का खर्चा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और उसके बाद अगर हम उस पर कोई रिपेयरिंग वगैरह का खर्चा करते हैं तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है रिपेयर ऑफ सेकेंड हैंड मशीन परचेज। अब हुआ क्या, हमने खरीदी तो पुरानी मशीन है, लेकिन अभी पुट टू यूज तो नहीं हुई, अभी हमने उसे इस्तेमाल करना शुरू तो नहीं करा। तो अगर कोई हम पुरानी मशीन खरीदते हैं और उस पर कोई रिपेयर का खर्चा होता है, तो एग्जिस्टिंग मशीन पे अगर रिपेयर का खर्चा होता तो वो होता रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी हम मशीन खरीद कर लाए हैं, पुट टू यूज नहीं हुई, तो इसका खर्चा किस में जाना था, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो एंट्री बननी थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, और हमने एंट्री गलती से कर दी रिपेयर। तो यहाँ पे जो गड़बड़ हो गई वो किसकी हो गई, हमने प्रिंसिपल ही गलत लगा दिए, हमने अकाउंटिंग ही गलत फॉलो कर दी। कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या ट्रेड कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये कौन सा एरर है हमारा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। आप लोग बाकी एरर भी पढ़ लेना। बेसिकली वैसे तो आपके सिलेबस में कहीं एरर नहीं लिखा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आएगा या एरर से रिलेटेड अकाउंटिंग क्वेश्चन आएंगे, पर ये एरर हमारा कहीं ना कहीं ऑडिटिंग में कवर हो जाता है, क्योंकि आपको पता है ना, ऑडिटर जब जाता है तो वहां पे एरर्स पकड़ता है। तो एरर्स क्या है ये आपको थोड़ा सा इसका जानकारी होनी चाहिए, पर इससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन आता जरूर है भाई। तो यहाँ पे हमारा ये थोड़ा सा छोटा सा सेशन शुरू खत्म हो जाता है। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर के आता हूँ, ऑडिट की क्लास लेकर आते हैं, स्टेटिस्टिक्स की क्लासेस लेकर आते हैं, जो आपको कम अवेलेबल होती हैं चीज़ें खाली टीजीटी के लिए, वो मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लेके आऊँगा। गाइज वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। आपके एक पॉजिटिव कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है आप लोगों के लिए कुछ अच्छा लाने के लिए। और शेयर कर देना यार, नया चैनल है, और 12th की क्लासेस भी आएंगी, बीकॉम की क्लासेस भी आएंगी, 11th की क्लासेस भी आएंगी। जैसे जैसे समय मिलेगा क्लासेस का जो लेवल है वो बढ़ता रहेगा। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, अपना ध्यान रखें।